हेलो एवरीवन। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत में अरावली का पठार देख लिया था। अब हम देखेंगे मेवाड़ का पठार। दूसरा देखेंगे हम मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार क्या है? ये आर्कियन नाइस का विच्छेदित मैदान है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसका विस्तार राजस्थान और एमपी क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पर जो नदी का प्रवाह होता है वो है चंबल की सहायक नदी बनास। और बनास आती कहाँ से है? तो वो अरावली पठार से निकलती है। बनास से इसको थोड़ा डार्क करके दिखाऊं तो ये है आपको बनास। ठीक है, तो मेवाड़ के पठार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बनास रिवर। और ये किस चीज से निर्मित है? आर्कियन नाइस का विच्छेदित मैदान है। ठीक, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको मालवा का पठार। मालवा के पठार को जैसे इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार, ठीक है, राजस्थान तथा एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान में इसको हम क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में इसको बोलते हैं हडौती का पठार। हडौती का पठार। ठीक है, और मालवा में इसे हम मालवा का पठार ही कहते हैं। ठीक, और ये किस चट्टान से बना हुआ है? तो यहाँ पर जो चट्टानी संरचना पाई जाती है वो है बसाल्ट। तो बसाल्ट चट्टान जब अपक्षयित होती है, अपक्षयन, तो कौन सी मृदा बनती है? तो वो काली मृदा। ठीक है, और जो काली मृदा होगी वो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। कपास का उत्पादन। ठीक है, अब देखिए जो मालवा का पठार है यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नदी की बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो चंबल नदी प्रवाहित होती है। इसके साथ में अगर इसके जो अवस्थिति है मालवा के पठार की, जैसे इसको हम ऐसे अगर सपोज करें दिखा देते हैं, तो इसके उत्तर में तो ये जो अरावली है इसके, ये अरावली है। ठीक है, अरावली, और ये कहाँ पर है? उत्तर में। ठीक, और इसके पूर्व में जैसे ये हमने मालवा दिखाया है, इसके ये पूरब में बुंदेलखंड। ठीक है, यहाँ क्या पड़ेगा? बुंदेलखंड। ठीक, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। और मालवा के अगर दक्षिण में आएंगे आप, तो दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? तो इसके दक्षिण में हम दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? विंध्यन। ठीक है, तो ये दक्षिण में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मालवा है, मालवा के उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके पूरब में बुंदेलखंड है, और इसके दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ठीक, इसके अलावा जो चंबल नदी का प्रवाह होता है, का कटाव होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन,
और अपर्दन होने से कैसी संरचना बनती है, तो बीहर भूमि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है मालवा। ठीक, और मालवा के इधर जाएंगे तो ये है अरावली, और इधर जाएंगे तो ये है बुंदेलखंड, मतलब पूरब में बुंदेलखंड, इसके उत्तर में अरावली, और दक्षिण में ये विंध्यन रेंज है। और मालवा में मैंने कौन सी नदी बताई, तो मैंने आपको नदी बताई चंबल रिवर। तो ये देखिए, ये चंबल है और इसकी ये सहायक रिवर है बनास। तो बनास का संबंध है मेवाड़ से, तो मालवा से है चंबल का संबंध। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, तो ये है आपका बुंदेलखंड, यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसका विस्तार जो है यूपी प्लस एमपी, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो चट्टानी संरचना है वो है ग्रेनाइट प्लस नाइस। ठीक है, तो ये चट्टानी संरचना से बुंदेलखंड क्षेत्र बना हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये भारत की प्राचीनतम संरचना है, प्राचीनतम क्षेत्र है। ठीक है, और इसीलिए इसको जरा कालीन स्थलाकृति क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जरा कालीन स्थलाकृति क्षेत्र। ठीक, और चूंकि ये क्षेत्र जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टान से बना हुआ है, तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है, तो इसके अपक्षयन के प्रोसेस से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बसाल्ट चट्टान होगा तो काली मृदा, और ग्रेनाइट होगा जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं तो लाल मृदा का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में नदी का जो प्रवाह होता है तो वो यमुना की सहायक रिवर है। कौन सी, तो यमुना की दो सहायक रिवर यहाँ से बहती है, वो है बेतवा तथा केन। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के बारे में हुआ। तो यहाँ आप देख लीजिए, है आपको बेतवा, और जब मैं नदी तंत्र कराऊंगा तो यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर ही है केन। ठीक है, केन बेतवा है इस तरीके से। ठीक है, और ये यमुना की सहायक रिवर है। यहाँ देखिए, ये है यमुना, करने वाले हैं वो है विंध्यन पर्वत। तो विंध्यन पर्वत का जो विस्तार है, देखिए, इसको गुजरात में जोबट हिल, इसको जोबट हिल कहते हैं। और गुजरात किस साइड में पड़ेगा, तो वो पश्चिम साइड में होगा। और बिहार, तो बिहार में इसको बोलते हैं कैमूर का पठार। और ये किस साइड में पड़ेगा, तो ये पूरब साइड में। जैसे यहाँ देखिए विंध्यन। ठीक है, और इस विंध्यन रेंज को जब हम पूरब की ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पर बिहार पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे कैमूर रेंज तक फैला हुआ है। और जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे गुजरात के साइड में, ये इस साइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जोबट हिल। ठीक है, जाता है तो लाल बालू का पत्थर, लाल
बालू का पत्थर एवं चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। और ये जिस मतलब चट्टान से निर्मित है उसमें लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है, से निर्मित है, ठीक। और ये कैसा पर्वत है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत है। तो ये कैसा है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये क्यों फेमस है, तो एक चीज जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है ये एक अवरोधक पर्वत भी है, ठीक। तो अवरोधक होने के कारण यह उत्तरी भारत, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी या यूं कहें कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का विभाजक है। दक्षिणी मुख्य भूमि का विभाजक है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक ब्लॉक पर्वत भी है, अवरोधक पर्वत भी है, ठीक है। और ये बना किससे है, लाल बालू का पत्थर और चूना पत्थर से। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात में जोबट हिल से लेकर बिहार में कैमूर पठार तक है। के साथ ही ये उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के प्राकृतिक का जल विभाजक भी है, ठीक। तो यह न केवल अवरोधक पर्वत के रूप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुख्य भूमि का विभाजक है, बल्कि यह क्या है, जल विभाजक का भी काम करता है। तो जल विभाजक के रूप में जब यह काम करता है तो यह गंगा नदी अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र से अलग कर देता है। तो जैसे ये उत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं और जो दक्षिण भारत में नदियां बहती हैं, उन दोनों को क्या करता है, विंध्यन पर्वत अलग कर देता है, ठीक। तो देखिए दूसरा जो हमने बांटा था वो था पूर्वी पठार। क्या था, पूर्वी पठार। और इसमें मैंने आपको बताया था एक छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। एक मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। और एक मैंने आपको बताया था दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो ये देखिए अब छत्तीसगढ़ बेसिन को हम 3 पार्ट में बांट के अध्ययन करते हैं। एक है रांची का पठार, फिर दूसरा है हजारीबाग, हजारीबाग पठार, और तीसरा है राजमहल, राजमहल पर्वत, ठीक। अब देखिए ये जो रांची का पठार है और हजारीबाग का पठार, इसके बीच से दामोदर नदी का अपवाह होता है, दामोदर नदी बहती है। और रांची का पठार जो है ये पड़ता है आपको साउथ में, ठीक है, दक्षिण में। और हजारीबाग का पठार जो है ये है नॉर्थ में। तो ध्यान रखिएगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो इसमें
जो रांची का पठार है वो साउथ में है, मतलब नीचे के साइड में, और हजारीबाग का पठार कहाँ है? नॉर्थ के साइड में, ऊपर की साइड में। और इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो दामोदर नदी फ्लो करती है। ठीक है, अब जो है ये जानिए कि रांची के पठार से एक रिवर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा रिवर रांची के पठार से होकर फ्लो करती है, और इसकी एक सहायक रिवर है, उसको बोलते हैं खरकई। ठीक है, और स्वर्ण रेखा रिवर पर ही हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हजारीबाग का पठार है, इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ हिल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि ये किस भूमि पर है? तो ये है गिरिडीह उच्च भूमि पर। ठीक, उसके बाद एक चीज और जानिए, राजमहल पर्वत जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो इसको हम अगर ऐसे खींच लें तो राजमहल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसको बोलते हैं दालमा हिल। ठीक है, और ये बनी कैसे है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और जान लीजिए, जो दामोदर रिवर है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये तो पढ़ेंगे ही कि हाँ, ये कोयले के भंडार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये संसाधन संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज तत्वों का विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक, तो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक चैनल पर को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।